नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सीएम योगी ने आज लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। क्वारंटीन सेंटर समेत सभी वार्ड्स में सीएम योगी ने दौरा किया। सीएम योगी ने हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मियों से सभी मरीजों को सरकार की ओर से मिल रही सभी सुविधाएं पहुंचाने को कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दूसरे दिन लगातार हॉस्पिटलों का निरीक्षण करते रहे। कल उन्होंने राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय किया था, आज वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सिविल हॉस्पिटल हजरतगंज में स्थित है इसका निरीक्षण किया है और यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर है उसको जानने की कोशिश की है, किस तरह का क्वारंटाइन सेंटर है, क्या व्यवस्था है, कैसे है। तो अभी कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और यहाँ क्वारंटाइन जो सेंटर बनाया गया है उसके हालचाल के बारे में जाना, कैसे इलाज चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब टीम 11 की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री हॉस्पिटलों में जो भी सरकारी चिकित्सालय हैं वो उनका निरीक्षण करके ज़मीनी हकीकत जानना चाहते हैं। जो फीडबैक दिया जाता था शायद वो उससे संतुष्ट नहीं है, लिहाजा आज दूसरे दिन वो सिविल हॉस्पिटल आए जो राजधानी लखनऊ में स्थित है, उसका निरीक्षण किया। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने मुख्यमंत्री के दौरे के बाद सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट आशुतोष द्विवेदी से बातचीत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया है और जो तमाम व्यवस्थाएं थी उसको देखा। हम ज़्यादा उस पर बातचीत करेंगे। जो सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर आशुतोष जी। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री आए, उन्होंने निरीक्षण किया है, क्या कुछ सलाह, क्या उनके तरफ से कहा गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो है आकस्मिक चिकित्सा इकाई के गेट से चिकित्सालय में आए और सर्वप्रथम उन्होंने आकस्मिक इकाई में जो भर्ती मरीज थे उनका कुशलक्षेम पूछा और वहां पर उपलब्ध सेवाओं को जांचा, परखा और मरीजों से बातचीत की। इसके पश्चात जो है जो हमारा वेटिंग एरिया है, वेटिंग हॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी गए, वहाँ पर मरीज़ और मरीज़ के तीमारदारों से बातचीत किया। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ पर गए। वहाँ पर आइसोलेशन सेंटर में वर्तमान समय में 8 मरीज भर्ती हैं और उन्होंने जानकारी प्राप्त की अभी तक कितने पेशेंट आ चुके हैं। तो जैसा बताया गया कि हम लोगों ने अभी तक 93 पेशेंट हमारे आइसोलेशन सेंटर में आए हैं और जिसमें जो है 3 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। वहाँ पर मरीजों से कुशलक्षेम पूछा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि जो भी चिकित्सालय में मरीज आए उन सभी मरीजों को जो चिकित्सा शासन द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन सभी सुविधाओं को उनको दिया जाए, सभी को सभी सुविधाएं मिलें, किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की सेवा से वंचित ना किया जाए। चिकित्सालय की साफ सफाई का भी उन्होंने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाव भाव से वो संतुष्ट दिखे। एक सवाल और है, जैसा अभी आपने कहा 3 पॉजिटिव पाए गए, तो क्या यहाँ भी कोरोना वाला जो कोविड सेंटर अलग से बनाया गया है, वार्ड है यहाँ पे? नहीं, देखिए हमारे यहाँ यह है कि हमारा हॉस्पिटल नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन जो भी पेशेंट आते हैं जो सीरियसली इल होते हैं, जिनमें रिस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, जो खांसी, बुखार और जुकाम बहन की शिकायत होती है, जो संदिग्ध अवस्था में होते हैं, जो बाहर प्रांतों से आए हुए हैं या जिन मरीजों में जो गंभीर मर्ज के हैं जिनमें रिस्पिरेटरी सिम्टम्स होता है, उन लोगों को संदिग्ध मान करके आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। वहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है। वहाँ पर उनकी पहले कोरोना की जांच कराई जाती है और अगर वो जांच निगेटिव आती है तो उनको जो है संबंधित वार्ड में भेजा जाता है। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो जो भी कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये थे हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, तमाम आकस्मिक जो वार्ड है वहाँ से उन्होंने शुरुआत की, सभी वार्डों में वो गए और कुल मिला के उन्होंने कहा कि जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं सिविल हॉस्पिटल उसको कराए। साथ ही डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कोविड पेशेंट है, अगर कोई बाहर से आ रहा है, सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरह की चीज़ है, नॉर्मल है, तब तो उसका इलाज होता है। साथ ही अगर उसमें कोरोना संक्रमण के कुछ लक्षण है तो उनको कोविड हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री आज जब यहाँ दौरे पे आए तो वो यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश से वापस लौटे 7.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। इनमें से 5 लाख को एमएसएमई और 2.5 लाख को रियल एस्टेट में रोजगार दिया जाएगा। सरकार इसके लिए जल्द ही इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के साथ एमओयू साइन करेगी। दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे लाखों प्रवासी मजदूर और श्रमिक अब उत्तर प्रदेश में ही काम करें, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको यूपी में ही रोजगार दिया जाए, इसके लिए सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसके तहत 7.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए आईआईए और नरडेको के साथ सरकार एमओयू साइन करेगी। सरकार की कोशिश है कि हर औद्योगिक इकाई में
वर्तमान क्षमता के अलावा 10 कामगारों को और एडजस्ट किया जाए। सीएम योगी ने उद्योगों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा लिया गया फैसला जिसमें आईआईए और नेडडेप को इन्होंने ऑथराइज़ किया है कि मैन पावर को स्किल ट्रेनिंग और साथ में अवेलेबिलिटी और एक तरीके के ब्रिज का काम करेगी ये दोनों संगठन, सरकार और श्रमिक के बीच में, और उनको ट्रेनिंग दे करके उनको उद्योग के हिसाब से किस तरीके की जल्दी मैन पावर उसमें इस्तेमाल हो सकती है, वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स करा के, एक तरीके का रिफ्रेशमेंट कोर्स करा करके सरकार की जो ये योजना है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इसको निश्चित रूप से इसमें अगर ये ऐसा कर पाने में सफल हो पाते हैं तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश पहुंचे प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है जिसके जरिए 7.5 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत तो किया है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल भी उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ रिजवी रिंकू ने कहा है कि इस समय आपदा का वक्त है और सरकार को चाहिए कि सभी दलों के साथ बैठक कर मजदूरों की समस्याओं का हल निकाले। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है कि उन प्रवासी मजदूरों के लिए वो क्या कर रहे हैं जो आज दूसरे राज्यों से लौट के उत्तर प्रदेश में आ गए हैं और वो कार्य कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने मीडिया मैनेजमेंट करते हुए घोषणा कर दी है कि 7.5 लाख मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को वो आईआईए और ऐसी संस्थाओं के द्वारा रोजगार देंगे। ये केवल वैसे ही घोषणा है जैसे घोषणा करी गई थी कि विदेशों में रखा काला धन आएगा और उस काले धन से 15-15 लाख हर हिंदुस्तानी को मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने घोषणा करी थी कि साहब उत्तर प्रदेश के जितने भी अधिवक्तागण हैं उनको हम 5-5 हज़ार रुपए देंगे, क्योंकि उसी घोषणा करने में खुद उन्होंने कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आईआईए से ये पूछा है कि आपके प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे हैं और आप उसमें कितने हमारे मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं। जब सरकार ने अभी पूछा है, सरकार को स्वयं नहीं पता कि उनके प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे हैं, उसमें कितने लोगों को वो रोजगार दे सकते हैं, तो कैसे मीडिया मैनेजमेंट करते हुए आपने आके ये कह दिया कि 7.5 लाख लोगों को हम 7.5 लाख प्रवासी मजदूरों को हम रोजगार दे देंगे। एमएसएमई और रियल एस्टेट के प्रोजेक्टों में श्रमिकों की कितनी मांग है, दोनों संस्थाएं इसका डाटा तैयार करेंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि श्रमिकों को उनके अनुभव और स्किल के अनुसार स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों और उनके परिवार के इलाज और पुनर्वास की सरकार के पास क्या योजना है। बाहर से लौटे मजदूर दोबारा बाहर न जाए, इसके लिए सरकार ने क्या नीति बनाई। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 1 जून को प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में ही रोजगार देने के लिए राज्य सरकार से लेआउट प्लान पेश करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में लाखों प्रवासी मजदूर कोरोना वायरस के चलते वापस लौटे हैं। इस बात को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस ने सवाल उठाया है तो वहीं कोर्ट ने भी सरकार से पूछा है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके जरिए प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। बीजेपी 30 मई को मोदी पार्ट 2 को 1 साल पूरे होने पर डोर टू डोर कैंपिंग चलाएगी। केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम प्रदेश बीजेपी करेगी। इसके लिए बीजेपी वर्चुअल रैली का आयोजन करेगी। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी नेतृत्व की जो सरकार है वो 30 मई को 1 साल पूरा करेगी और मोदी पार्ट 2 के 1 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे तैयारियां चल रही हैं और इसको डोर टू डोर पहुंचाने की योजना है, बताने की योजना है। जो 1 साल की उपलब्धियां हैं उसको भारतीय जनता पार्टी, चूँकि कोरोना महामारी है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, लेकिन इस बार जो डिजिटल तरीके से लोगों को अपनी जो केंद्र की मोदी सरकार है उसकी उपलब्धियों को बताने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। इसके संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने एक बैठक की और एक साझा रणनीति तय हुई है कि 1 साल जो उपलब्धियां हैं उनको भाजपा
डोर टू डोर जाके बताएगी। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी में कोरोना काल के बीच कोविड प्रोटोकॉल का लगातार उल्लंघन हो रहा है। नतीजतन न सिर्फ तमाम स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आए, बल्कि बड़ी संख्या में कोरोना योद्धाओं को क्वारंटीन करने की नौबत भी आ गई। न्यूज़ इंडिया ने 18 मई को लखनऊ के बड़े अस्पतालों की इस गंभीर लापरवाही का खुलासा भी किया था, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे की नींव टूटी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश के सभी अस्पतालों के लिए कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में नया शासनादेश जारी किया है। यूपी के अस्पतालों में इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल का पालन कराने की जिम्मेदारी संक्रमण नियंत्रण समितियों की है। फिर भी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों से प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों व मरीजों के संक्रमित होने की आशंका है। ये हम नहीं, कोविड एवं गैर कोविड क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के प्रबंधन से संबंधित प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद का आदेश कह रहा है। न्यूज़ इंडिया ने 18 मई को KGMU, PGI और RMS समेत तमाम नामचीन अस्पतालों में हो रहे कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का खुलासा किया था, जिसके बाद प्रदेश के अस्पतालों में प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई थी। KGMU VC डॉक्टर MLB भट्ट के मुताबिक अक्सर मरीजों की जान बचाने के वास्ते प्रोटोकॉल टूट ही जाता है। कोविड प्रोटोकॉल ज़्यादातर चिकित्सा संस्थान मजबूती से लागू कर रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने में जो कई बार संकट आ जाते हैं कि जब कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है, घर वाले पैनिक कर रहे हैं, उसको चिकित्सकीय उपचार तुरंत उपलब्ध होना है और कोविड की जांच में RT-PCR में कम से कम 12 घंटे का समय लगता है। ऐसी स्थिति में कई बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है, होना अवश्यंभावी होता है और कई बार अगर सजग रहे मेडिकल टीम तो उससे बचा भी जा सकता है। 25 मई को जारी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के शासनादेश के मुताबिक सभी स्वास्थ्य कर्मियों को PPE किट के साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाए। साथ ही PPE उल्लंघन पर त्वरित रिपोर्ट व फॉलोअप किया जाए। ये हाल तब है जब खुद प्रदेश के अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग पहले ही दे चुका है। फिर भी प्रदेश भर के अस्पतालों में प्रबंधन की लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर मरीज तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल के फंक्शनरीज़ को टारगेट किया था और उनसे ये कहा गया था कि इसको आप समझ लीजिए, प्रोटोकॉल भी हम लोगों ने भेजे हैं उनको। इस प्रोटोकॉल को वो देखेंगे, अपने से इस पे स्टडी भी करेंगे और जो हम लोगों ने उनको बताया है जितना भी प्रोटोकॉल के संबंध में डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स जो हैं, उसके हिसाब से उनको अपने जनपदों में और लोगों को भी ट्रेनिंग दे करके इसको सुनिश्चित करवाने के लिए प्रोटोकॉल। बीच बीच में वेबिनार के माध्यम से भी ट्रेनिंग दी गई हैं और जो भी हमारे पास IT के माध्यम से ट्रेनिंग देने के साधन है, आज के समय जब हम लोगों को बुला नहीं सकते हैं ट्रैवल और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, और हम बुला लेंगे तो ट्रेनिंग भी वो काम भी अफेक्टेड होगा, इसलिए इस तरीके से ट्रेनिंग दे करके उसको कई तरीके से हम लोगों ने पुष्ट किया है कि आप ट्रेनिंग हो जाए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने अपने आदेश में लिखा है, PPE प्रोटोकॉल उल्लंघन की स्थिति में अस्पतालों की संक्रमण नियंत्रण की समिति स्वास्थ्य कर्मियों को 2 कैटेगरी में बांटेगी। पहली उच्च जोखिम एक्सपोजर और दूसरी निम्न जोखिम एक्सपोजर। उच्च जोखिम वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शासन ने होम क्वारंटाइन के आदेश दिए हैं, जिसके बाद प्रदेश भर के कोरोना योद्धा भड़क गए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि अगर घरों में क्वारंटाइन किया जाएगा तो परिजनों को भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। मेरा तो यही कहना है कि जब 2 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके दौरान संक्रमित व्यक्ति को सामान्य लक्षण कोरोना के आ सकते हैं। तो इस दौरान अगर कोई व्यक्ति 2 से 5वें दिन, 6ठे दिन या 14वें दिन अगर वो संक्रमित पाया जाता है बाद में, और इस बीच वो अपने घर के लोगों के कांटेक्ट में रहेगा, तो उनके घर में जैसे कोरोना छुआछूत की बीमारी है तो उनके घर में भी संक्रमण होने के चांस हैं। तो इस तरह से ये स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, चिकित्सकों के लिए कहीं से हितकर नहीं है कि कोरोना वॉरियर्स अपने घर जाएं, और इसका विरोध रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन अक्रॉस द इंडिया कर रहा है। साथ ही साथ सारे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी इस चीज़ से भयभीत हैं। बाकी चीज़ों का हम पालन कर रहे हैं सरकार के निर्देशों का, लेकिन मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे कि हमारा मनोबल टूटे। शासन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का नया आदेश जारी करते हुए
अपनी जिम्मेदारी तो निभा दी, लेकिन आदेश में कहीं भी उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख नहीं है, जबकि प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के संक्रमित होने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अफसरों का काम है आदेश जारी करना। कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी अफसरों ने इतने आदेश जारी किए कि उन्हें खुद ही नहीं याद होगा। खास बात यह भी है कि फजीहत के डर से अफसर अपने आदेशों पर मुंह खोलने को भी कतई तैयार नहीं होते। खैर, कोविड प्रोटोकॉल का जो नया आदेश अफसरों ने जारी किया है वो हमको, आपको और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाने में कारगर साबित हो सकता है, बशर्ते सरकारी अस्पतालों का जो प्रबंधन है वो इस कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करे। लेकिन अफसरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना ड्यूटी के बाद घरों में क्वारंटीन करने की क्या सूझी, ये तो वही बता सकते हैं। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वंस मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी होने के बाद मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को आज तलब किया था। आरोपियों के वकील की ओर से लॉकडाउन का हवाला देते हुए उनकी पेशी के लिए दूसरी तारीख मांगे जाने पर कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अब 32 आरोपियों की गवाही 4 जून को होगी। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में अब 4 जून को सभी आरोपियों को सीबीआई ने अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए कहा है। ढांचा ध्वंस मामले में राजनीति के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विश्व हिंदू परिषद के नेता और वर्तमान में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और महामंत्री चंपत राय समेत 32 आरोपियों के बयान दर्ज किए जाने हैं। अयोध्या में स्थित विवादित ढांचा ध्वंस करने के आपराधिक मामले में सीबीआई के गवाह पूरे हो जाने के बाद अब आरोपियों की गवाही दर्ज करके उनका भी पक्ष जाना जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, विनय कटियार, साक्षी महाराज, लल्लू सिंह, सतीश प्रधान, रामविलास वेदांती, महंत धर्मदास, RN श्रीवास्तव, सांध्वी रितंभरा और पवन पांडे भी आरोपी हैं। अभियोजन की गवाही पूरी होने के बाद आज सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों की गवाही लिए जाने की प्रक्रिया होनी थी। कोर्ट में आरोपियों के वकील की तरफ से कहा गया कि लॉकडाउन की वजह से सभी लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है, इसलिए स्थगन आदेश दिया जाए, जिस पर कोर्ट की तरफ से 4 जून की तारीख दे दी गई है। ये मामला सीबीआई विशेष जज अयोध्या प्रकरण की कोर्ट में चल रहा है। अयोध्या ढांचा ध्वंस मामले में सीबीआई ने कुल 49 आरोपी बनाए थे, जिसमें से 32 आरोपी इस वक्त जीवित हैं। 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। सोनभद्र में 8 मई को गुजरात से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई, जिसमें 4 कोरोना संदिग्धों को क्वारंटीन किया गया था। जांच में 3 युवकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि पहले ही हो चुकी थी, जबकि चौथे मथुरा निवासी युवक की 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। युवक के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि सोनभद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी SK उपाध्याय ने की है। सोनभद्र में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 हो गई है। आज तक जनपद में कुल 6 पॉजिटिव पाए गए हैं और एक की रिपोर्ट जो है आज भी आई है और ये हमारे क्वारंटाइन में एडमिट था और ये मथुरा का रहने वाला है। नाम है संजय, उम्र 27 साल। तो इनको जो है आज एम्बुलेंस के द्वारा मिर्ज़ापुर में शिफ्ट किया जा रहा है। कुल मरीजों की संख्या 6 हो गई है इसको लेकर। सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र के महाव गांव में सिर्फ 300 रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां चल गई। घायल शिवचरण और मिर्जापुर जिले के विंध्याचल निवासी एक अन्य 36 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति को गंभीर हालत में शाम करीब 5:15 बजे घोरावल CHC में भर्ती कराया गया।
शिवचरण की पत्नी गुजराती देवी ने बताया कि 2 बाइक से 4-5 लोग उनके घर आए और आते ही पैसे की लेन देन के विवाद के बाद उन लोगों ने असलहे से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उनके पति शिवचरण भागने लगे तो उन लोगों ने दौड़ाकर उनको गोली मारी। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थाना घोरावल के मोहाव गांव से आज शाम को 5 बजे के करीब ये सूचना प्राप्त हुई कि वहां के रहने वाले दोनों धरकार पक्ष आमने सामने आ गए और उनके आपस में मारपीट हुई है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो तथ्य इस प्रकार आया कि दिलीप धरकार ने अपनी 2 व्हीलर राजेश धरकार को 6 महीने पहले 15,000 रुपये में गिरवी रखी थी और दिलीप धरकार का कहना है कि उन्होंने पैसे वापस करके अपनी मोटरसाइकिल वापस लेना चाहते थे। राजेश धरकार का कहना था कि उसमें कुछ रुपये बकाया हैं। इसी चीज़ को लेते हुए दोनों पक्ष आज आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के लोगों के बीच में आपस में मारपीट हुई। वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि फायरिंग भी हुई है। इस संबंध में पुलिस अभी जानकारी कर रही है। दोनों पक्षों के एक मजरूब व्यक्तियों का इलाज यहाँ संयुक्त जिला अस्पताल में चल रहा है। दोनों को कोई स्थिति गंभीर नहीं, दोनों खतरे से बाहर हैं। मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध है, क्षेत्राधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद हैं। शीघ्र ही इस पक्ष में जानकारी करके दोनों पक्षों की तहरीर लेकर के इस पर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में एक युवक की आशिकी का भूत स्थानीय लोगों ने पीट कर उतार दिया। शहर के बाबूराम सर्राफ नगर में एक घर में घुसे युवक को मोहल्ले वालों ने पकड़ा और जमकर उसकी पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के कौशाम्बी में मंझनपुर कोतवाली के थाम्बा गांव में शराब के नशे में धुत चौकीदार और उसके बेटे ने किसान की बेरहमी से पिटाई कर दी। लहूलुहान हालत में परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जिला अस्पताल के चिकित्सक का कहना है कि पिटाई से उसे गंभीर चोट लगी थी। उसे प्रयागराज के एसआरएन रेफर कर दिया गया था, लेकिन परिजन उसे एसआरएन नहीं ले जा सके और उसने रात में ही दम तोड़ दिया। मृतक के भाई ओम प्रकाश की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चौकीदार और उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना मंझनपुर के चकथाम्बा गांव में 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसमें घायल के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और घायल की बाद में अब जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के अमेठी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मामूली विवाद के बाद एक दबंग युवक ने दूसरे युवक का दांत से कान काट लिया और वो फरार हो गया। कान कटने के बाद लहूलुहान हालत में युवक एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल पहुंचा। गंभीर हालत में डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया, जहां उसका इलाज किया गया। युवक ने गांव के ही दबंग पिता पुत्र के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों पिता पुत्र अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर गांव का है, जहां गांव के दुर्गेश के साथ ये घटना हुई है। घटना को अंजाम देने वाले दबंग व्यक्ति का नाम फूलचंद्र है। कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग सबसे कामयाब हथियार है। इसके लिए योगी सरकार तकनीक का सहारा भी ले रही है। खासतौर पर आयुष विभाग ने ऐसा नायाब आयुष कवच कोविड मोबाइल ऐप तैयार किया है, जो आयुर्वेदिक विधा के जरिए कोरोना से लड़ने में आम जनता को तैयार कर रहा है। साथ ही लॉकडाउन में मानसिक अवसाद दूर करने में भी ये कारगर है। कोरोना संकट के बीच इस महामारी की काट ढूंढने में पूरी दुनिया लगी है, लेकिन आपने सुना होगा कि दादी माँ के नुस्खे भी भारत में हमेशा से बड़ी बीमारियों के लिए आजमाए जाते रहे हैं। ये वो नुस्खे हैं जिनसे न सिर्फ आपकी उम्र बढ़ती है, बल्कि किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। अब इन्हीं नुस्खों के सहारे यूपी में कोरोना की कार्ड भी तैयार की जा रही है। वो कार्ड कोई वैक्सीन या दवा नहीं, बल्कि इम्यूनिटी बूस्टिंग है और इसका दारोमदार आयुष विभाग ने संभाला है। हमारे साथ आयुष विभाग के विशेष सचिव और आयुष मिशन सोसाइटी के डायरेक्टर राजकमल यादव हैं। इन्होंने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसका नाम आयुष कवच मोबाइल ऐप है, जो कोविड से लड़ने में बेहद मारक हथियार भी साबित हो रहा है। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। थैंक यू सो मच मनीष। ये जो मोबाइल ऐप आपने तैयार किया है, और जब से ये ऐप मार्केट में आया है तब से इसके लाखों डाउनलोड्स भी हो चुके हैं, किस प्रकार का ऐप है? देखिए, आयुष कवच की जो परिकल्पना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको परिकल्पना की थी इसकी, और इसमें विशेषकर जो हमारा
इम्यूनिटी बूस्टिंग से संबंधित जो चीज़ें थी उन पर हम लोगों ने फोकस किया था कि कैसे सामान्य एक रोग प्रतिरोध क्षमता को इस स्तर तक पहुंचाया जाए कि किसी भी संक्रमण से लड़ने की हम लोग को क्षमता मिल सके और वो उस प्रकार की बढ़ोतरी हो सके हमारे सिस्टम में, इनेट सिस्टम में, बिना किसी आर्टिफिशियल चीज़ को लिए, बिना किसी आर्टिफिशियल इंटरवेंशन को लिए। तो ये पूरा इस ऐप का पूरा जो सोल एंड थीम है वो इस प्रकार से है। और अब तक कितने डाउनलोड्स हो चुके हैं और कहां-कहां डाउनलोड्स हो रहे हैं, क्योंकि ये भी सूचना है कि ये इतना पॉपुलर मोबाइल ऐप हो चुका है कि विदेशों तक लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं। जी हाँ, करीब हम लोग अभी 8.25 लाख के आसपास डाउनलोड हमारे अभी तक हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही बाकी अन्य राज्यों में भी इसके काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो और अन्य साउथ के प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं इसके। और साथ ही साथ बाहर के देश से बाहर भी कई लोगों ने डाउनलोड किया है इस ऐप को। तो एक अच्छी लोगों को इसको सराह रहे हैं, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और जो इसमें चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि वो बिना किसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है या कुछ हमें चीज़ खरीद के लानी है। वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे घर में उपलब्ध हैं, हमारी किचन में उपलब्ध हैं। और जैसा आपने कहा कि दादी माँ के नुस्खे, तो वो बरसों से हमारे लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं। उन चीज़ों को, उन डेली यूज़ करने वाली चीज़ों को बस हम एक नए तरीके से उसको मोड़ रहे हैं इस प्रकार से कि उनका साइंटिफिक रीज़न हम बता रहे हैं, साइंटिफिक वैल्यू उनकी बता रहे हैं और कैसे उनको और रिफाइंड तरीके से उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। भारत की प्राचीन विधा है आयुर्वेदिक विधा, इसको आपने मॉडर्न युग में समावेश दोनों का किया है और एक बढ़िया मोबाइल ऐप तैयार किया है। ये जो मोबाइल ऐप है, इसमें आखिर क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनका लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? ख़ास तौर पर आपने इसमें योग का भी समावेश किया है, तो किस प्रकार से इम्यूनिटी बूस्टिंग इस ऐप के सहारे होती है? देखिए, योग को इसमें जोड़ने का जो मुख्य पर्पस था वो यही था कि जब पूरी तरीके से हम लोग लॉकडाउन में थे और मूवमेंट सभी लोगों का रिस्ट्रिक्टेड था उनके स्वयं के बचाव के लिए, और हम लोग उस पर काम कर रहे थे कि कोरोना की चेन ब्रेक कर सकें। उसी समय ये एक चीज़ लोगों का फीडबैक आ रहा था, ये समझ में आ रही थी कि पूरे दिन जब घर में रह रहे थे तो कई विभिन्न प्रकार की जो सामान्यतः लोग महसूस नहीं करते थे वो चीज़ें महसूस करने लगे थे कि बैठे बैठे जोड़ों में दर्द होने लगा, या बैठे बैठे तनाव होने लगा, या बैठे बैठे आपका पेट खराब हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो इन सब चीज़ों का हमारी यौगिक विधि में ऑलरेडी सॉल्यूशंस थे। तो हम लोगों ने उस लाइव सेशन के प्रोग्राम इसमें चालू किए सुबह 8 बजे, और योगा अभ्यासों को इस तरीके से क्लासीफाई किया कि आप अगर आपको तनाव है तो आप कौन सा योग कर सकते हैं, उसका एक सेशन चलाया। अगर आपका शरीर में कहीं दर्द है तो किस प्रकार से उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर जो हमारी प्रेग्नेंट माताएं बहनें हैं वो कौन सा योग कर सकती हैं, हमारे बच्चे किस प्रकार का आसान योग कर सकते हैं, वृद्धजन हमारे किस प्रकार का आसान योग कर सकते हैं। और योग को समाहित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये एक इतना प्राचीन चीज़ है, इतनी वेल एक्सप्लेन्ड एंड वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि उनको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, उनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बस हमारा प्रयास ये था कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सकें और उन्हें सरलता से, मतलब एक बहुत ज़्यादा कोई ऐसा एक्सपर्टीज़ ना हो, कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे देख कर पाए, ये हम लोगों का प्रयास था। और इस पूरे प्रयास से आप योगा करते करते अपनी इम्यूनिटी को, अपने शरीर को मजबूत रखें, स्वस्थ रहें और उससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप हो, ये उसमें वी वर प्लानिंग फॉर दैट। ये आपका आयुष कवच कोविड मोबाइल ऐप है। इसकी सबसे खास बात जो मुझे ये लग रही है कि उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक गुण हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं समाहित किए गए हैं और लोगों को बिल्कुल एक अपनापन इस ऐप से लग सकता है। तो ये ख्याल बड़ा अनूठा है और इस तरह तकनीक के सहारे कोरोना से लड़ने की जंग भी जो है तमाम विभागों ने भी शुरू की है। तो ऐसी क्या क्या आयुर्वेदिक गुण हैं जो इसमें आपने बताया है कि इस प्रकार से जो आसानी से, जैसा कि अभी आपने बताया कि घरों में भी मिल जाता है, तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या क्या चीज़ें इसमें आपने समाहित की? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसका जो इस पूरे सेक्शन का जो परिकल्पना थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रमुख सचिव महोदय ने इसको सोचा था और हम लोगों ने उस पर काम किया। फिर जैसे मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आज के दिन अगर आप इस मौसम में देखेंगे तो लोग मट्ठा बहुत पीते हैं वहाँ पे, क्योंकि दूध की वहाँ पे अच्छी पैदावार है। और उस मट्ठे को हमने सिर्फ ये बताया कि उस मट्ठे को आप उसमें क्या क्या और मिला सकते हैं, थोड़ा सा उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो एक नॉर्मल ड्रिंक से एक इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक बन जाए। तो ये छोटे से प्रयास थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो चावल का उपयोग होता है, चावल का उपयोग किस तरह कर सकते हैं। बुंदेलखंड की तरफ जाएंगे तो अभी वर्तमान में महुआ का फूल खिल रहा है, उस महुआ के फूल को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको उबाल के
इस प्रकार से इस्तेमाल किया, चाहे वो सब्जी के रूप में हो, चाहे वो उसका और किसी प्रयोग में हो। काढ़े विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं, गिलोय है, नीम है, तुलसी है, किस प्रकार से काढ़े कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं। तो इस पूरे जो एक तालमेल है उसको बनाने की कोशिश की गई है कि किसी भी जगह उत्तर प्रदेश में आदमी हो, उसके पास, उसके एकदम आसपास, उसके आंगन में, उसके घर के बाहर 1-2 कदम की दूरी पर जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनका वो उपयोग कर सके। तो ये इसमें दिस इज़ द प्लान। योग की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक योग के पक्षधर हैं और भारत में योग करने से भी तमाम बीमारियां दूर रहती हैं। तो इसमें योग की कितनी विधाएं हैं जो इस मोबाइल ऐप के जरिए आम जनता सीख सकती? देखिए, योग तो एक बहुत बड़ा और विस्तृत सब्जेक्ट है। लोग कई वर्षों तक अध्ययन करने के बावजूद भी उसमें पारंगत नहीं हो पाते और कई वर्षों तक उसकी प्रैक्टिस करने के बाद भी उस क्षमता पे पहुंचते हैं जहां वो उसे अपने आप को पारंगत कह पाते हैं। पर हमारा प्रयास इसमें यह है कि जो योगा के जो सरल आसन हैं, योगा की जो सरल क्रियाएं हैं, जैसे ध्यान की क्रिया है, आपके सूक्ष्म व्यायाम हैं, या आपका ऐसे आसन है, ताड़ासन है, वृक्षासन है, ऐसे आसन है जो आसानी से किए सकते हैं विद प्रिकॉशन। तो हम लोगों ने उस पर ज़्यादा फोकस किया है कि जो सरलता से किए जा सकें और आपको लाभ उतना ही हो जितना कि लाभ आपको अन्य चीज़ों से होता है। तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है, रेदर देन कि हम पूरे योग को एज अ डिसिप्लिनरी थिंग उसमें इंट्रोड्यूस करें। इस समय चूंकि कोरोना का संकट है तो जो बाकी कंट्रोल रूम्स हैं, चाहे 10-70 का हो, तमाम अन्य हो, लोग अपनी परेशानी भी साझा कर रहे हैं अफसरों से कि कहीं सैलरी नहीं मिल रही है या कहीं कोई और परेशानी है। तो क्या ये जो आपने एक ऐप बनाया है इसमें आम जनता से कनेक्टिविटी भी दी हुई है? तो क्या इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आप लोगों से भी शेयर करते हैं मोबाइल ऐप के जरिए? जी हाँ, देखिए, इसमें आम जनता से डायरेक्टली कनेक्ट होने के हमारे 2 सेक्शंस हैं। एक तो जिसमें हमने सभी कंट्रोल रूम्स, चाहे वो राज्य स्तर के 1070, 1076 और आपका स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन हो, चाहे वो जनपद के कंट्रोल रूम्स हों, और उसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें आस्क द एक्सपर्ट का एक फीचर रखा है जिसमें लोग अपने प्रश्न हमारे जो विधा विशेषज्ञ हैं आयुष के, उनसे पूछते हैं। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग करीब 11,000 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। और जी हाँ, कई बार जो है वो सामान्य बीमारियों से इतर भी प्रश्न आते हैं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं या हमें यहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे। तो जो उसके जो हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं राज्य सरकार ने, उनका हम उस पर उनका जवाब देते हैं कि आप इस वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या इस नंबर पर बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी जनता इसकी क्वेरी आ रही हैं, जो भी लोगों की क्वेरी आ रही हैं, उसको हम लोग समाधान करने का प्रयास करते हैं और उन्हें उचित सलाह दे सकें, ये हम लोगों का प्रयास रहता है। ये जो मोबाइल ऐप है इसको बनाने में टेक्निकल सपोर्ट कैसे आपको मिला, और ये जो आइडिया है कि ये लगभग कितने दिन में इस पूरे ऐप का खाका जो है वो तैयार हुआ? मुझे लगता है कि दूसरे लॉकडाउन की स्टार्टिंग में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग इस प्रकार से इम्यूनिटी पे काम करें, और आयुष विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई थी। और तत्पश्चात माननीय मंत्री जी श्री धर्म सिंह सैनी जी और हमारे प्रमुख सचिव श्री प्रशांत द्विवेदी जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने बैठक की और एक पूरी कार्य जो रूपरेखा है वो तैयार करी। और फिर ये जिम्मेदारी मिशन को मिली कि मिशन के स्तर से इसको कोऑर्डिनेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि पूरे चीज़ में बनाने से, विजुलाइज करने, कॉन्सेप्टलाइज करने से और 5 मई को रिलीज़ करने में करीब 10 से 15 दिन का समय लगा था, और हम लोगों ने पूरा ये 15 दिन के अंदर काम कर लिया था। आयुष मिशन सिर्फ मोबाइल ऐप के ज़रिए ही नहीं कोरोना से लड़ने में अपना योगदान दे रहा है, बल्कि अस्पतालों में जो आयुष विभाग के हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड भी आरक्षित किए हैं कि अगर और आपको अस्पतालों में बेडों की कहीं कमी होती है तो एक हमारी पैरेलल लाइन मौजूद है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसे कितने आपके मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आपने आइसोलेशन बेड वगैरह तैयार किए हुए हैं? जी हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। और हम लोग इसमें आयुष विभाग पूरा जो है वो एक सेकंड लाइन के रूप में हमेशा खड़ा करने का जो निर्देश हुआ था और हम लोगों ने इस पर काम किया है। करीब हमारे 20,000 के आसपास आयुष विभाग के लोग हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब लोग मिला के, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेके कोरोना इन्फेक्शन पे, चाहे वो सर्विलेंस पे हो, चाहे वो क्वारंटीन मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ को हो, उनकी ट्रेनिंग लेके वो लोग उनमें थोड़ा सा मतलब प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। और सरकारी राजकीय जो हमारे पास 19 शिक्षण संस्थान हैं जिनमें अपने खुद के हॉस्पिटल्स रहते हैं, वो सभी लोग तैयार हैं। और कुछ जगह वो L1 के रूप में अभी काम भी हो रहे हैं, कई जगह क्वारंटीन के रूप में वो काम उनको लिया जा रहा है। और ये पूरा जो निर्णय का है वो जिलाधिकारी महोदयों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो किस हॉस्पिटल को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं।
और इसके अतिरिक्त करीब हमारे पास 65 से 70 हमारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो आयुष विभाग के शिक्षण व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों को भी हम लोगों ने रेडी टू गो मोड पे डाल रखा है करके, और करीब इसमें हम 4000 से 5000 बेड आसानी से उपलब्ध कराने की स्थिति में रहेंगे। अगर हमें थोड़ी सी भी समय मिलता है, सूचना मिलती है, तो विद इन डेज वी कैन प्रिपेयर देम फॉर एनीथिंग टू कम। तो इस प्रकार की तैयारी। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की चर्चा होती है, मीडिया भी करती है, लेकिन जिस प्रकार से आयुष विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और एक पूरी की पूरी सेकंड लाइन उसने तैयार कर रखी है और तमाम बेड्स भी किए हैं, मोबाइल ऐप भी बनाया है, इसके अलावा भी क्या आयुष विभाग कोरोना से लड़ने के लिए, चूँकि प्रधानमंत्री ने कहा है 2 साल तक रहेगा, तो क्या कुछ नई योजनाएं भी बना रहा है जो कोरोना से त्रासदी के बीच जो है लोगों की मदद कर सकती हैं, उनको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करा सकती हैं, और साथ ही साथ जो प्राचीन भारत की आयुर्वेदिक विधा है उस पर भरोसा बढ़ाना भी एक बड़ा कदम और महत्वपूर्ण योगदान है आयुष विभाग का। तो क्या इस विधा में भी कुछ आगे करने जा रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग आगे का भी इसमें काफ़ी प्लान कर रहे हैं करके, और उस पर कई स्तरों पर उस पर चर्चा हो चुकी है और कुछ चीज़ें फाइनल होने वाली हैं। और बेसिक जो इंटरवेंशन हमारा रहेगा कि हम इसको किस प्रकार से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर लाए हैं, क्योंकि जब तक ये कोरोना का जो संक्रमण है वो चलता रहेगा, तब तक हमें ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन और जो अन्य बचाव के साधन हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे वो मास्क हो, तो वो सब चीज़ें लागू करनी होंगी। और उनके करते करते भी हमें काम जब ना अगर सुचारू रूप से चलाना होगा, तो किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी को उसमें ला पाएंगे, इन सब चीज़ों को पूरे आयुष को एक आयुष के रूप में प्लेटफॉर्म पे लाने का कार्य चल रहा है, और वो प्रक्रियाधीन है पूरी तरीके से। और साथ ही हम लोग इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जो और बेहतर उपाय हो सकते हैं उन पर भी काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में उसको भी हम लोग व्यापक स्तर पे प्रदेश की जनता के उपयोग के लिए उतारेंगे, और बहुत शीघ्र ही ये चीज़ आप लोगों को पता चल पाएगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार आयुष विभाग के कम से कम 20,000 कर्मचारी और अधिकारी और तमाम वो स्टाफ जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर आम जनता को कोरोना की काट ढूंढने में लगा है, उनकी मदद करने में लगा है। साथ ही आयुष कवच कोविड मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, और सबसे खुशी की बात तो ये है कि सिर्फ भारत या भारत के तमाम राज्य ही नहीं, विदेशों तक इस ऐप की डाउनलोडिंग हो रही है, और जो प्राचीन भारत था और जो मॉडर्न भारत है, इन दोनों का समावेश कहीं ना कहीं आयुष विभाग ने किया है। आयुष मिशन सोसाइटी की ये पहल वाकई सराहनीय है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।